नमस्कार। आज एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद साहब। चुनाव का मौसम है और आज बल्कि कल की बात है, प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे बांसवाड़ा राजस्थान में, और उन्होंने कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा खोल दिया, कांग्रेस को एकदम बेनकाब कर दिया। सब चीजें ऑन रिकॉर्ड है। असल में कांग्रेस ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें उन्होंने संपत्ति के बंटवारे का सर्वे करवाने की बात कही थी, और इस बात को समझा गया कि इसमें ये मैसेज गया कि ये जो संपत्ति है वो बहुसंख्यक लोगों से लेकर कुछ उसका हिस्सा अल्पसंख्यकों में, खासकर मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने इसी ओर इंगित किया। इसको लेकर कांग्रेस तिलमिला गई है। सूद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी। सूद साहब, मैं आपको एक वीडियो चला देता हूं पहले, और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। पहले हम प्रधानमंत्री की स्पीच कोशिश करते हैं सुनवाने की, कि प्रधानमंत्री ने छोटा सा उनका एक वो है, उसको मैं जरा सुनवा देता हूं कि उन्होंने क्या कहा था, तो आज चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में क्या कहा। कि देश की संपत्ति पर देंगे, और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे, और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे, और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये तो हुई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात। अब मैं आपको सर सुनवा देता हूं कि मनमोहन सिंह की इस बात प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, माफ कीजिए, प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे मनमोहन सिंह के बारे में, और अब मैं मनमोहन सिंह का वो भाषण सुनवाता हूं। ये 2006 का है, 2006 का है, तो मैं कोशिश करता हूं इसको सुनवाने की, तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो क्योंकि आरोप कांग्रेस लगा रही है कि कांग्रेस ने ऐसा, उनके जो प्रधानमंत्री तब के थे मनमोहन सिंह, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो देखिए, जरा सुन लीजिए। मैं सुनवा देता हूं कि मनमोहन सिंह ने क्या कहा था। They must to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. देख लीजिए सर, इन्होंने क्या कहा था कि बेशरम का पहला क्लेम है हमारे रिसोर्सेज पर, पहला क्लेम। पांडे साहब, मैं कहूंगा बड़े बेशरम आदमी हैं। अगर सोनिया गांधी को इतना ही ख्याल है मुस्लिम का, तो जो इन्होंने अरबों करोड़ों रुपया कमा रखा है, जो राजीव गांधी फाउंडेशन के पास, इनके पास पैसा गया, बहुत जगह से पैसा गया, हमारे टैक्स पेयर का पैसा गया है, जो इन्होंने चाइना से पैसा लिया, उसको बांटे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना पैसा बांटे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइना से लिया पैसा बांटे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारा पैसा क्यों बांटेंगे? हमारा पैसा क्यों देंगे? ताकि और ज्यादा बच्चे पैदा करें। ये शुरू से इनका ऐसा कल्चर है। आप क्वेश्चन पूछे नहीं तो फिर मैं आपको कहो तो मैं बहुत सी लंबी कहानी सुना सकता हूँ इसके ऊपर। नहीं सर, ये बताइए, अब ये मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस में इसको लेकर बड़ी तिलमिलाहट हो गई है, क्योंकि देखिए, मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से सिक्सा मार दिया। उन्होंने वही कहा जो मनमोहन सिंह कहा करते थे, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है। अब लोग कह रहे हैं कि साहब उन्होंने मुसलमानों का नाम ले दिया, तो इससे कांग्रेस को बड़ा दर्द है, बाकी पार्टियों को भी दर्द है।
तो सर प्रधानमंत्री मोदी ने वही कहा जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने शब्द, जो ऑन रिकॉर्ड है चीजें, अल्पसंख्यकों का इस देश के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक है। देखिए जी पांडे साहब, अभी ऐसा है, इनकी गवर्नमेंट आई है कर्नाटका के अंदर, वहां पे हिजाब का इशू चल रहा था उससे पहले जब बीजेपी गवर्नमेंट थी, और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आप इंस्टीट्यूशंस में हिजाब नहीं पहन सकते। और जो लड़की हिजाब पहन के शोर मचा रही थी, सोशल मीडिया पे उसकी फोटो थी, एंजॉय कर रही है, बीच में बैठी है बिकनी पहन करके, और उसके बाद ये कहते हैं कि अब हमारी गवर्नमेंट आ गई है। और एक प्रियंका गांधी का एक स्टेटमेंट थी कि जिसको जो कपड़े पहनने पहने, बिकनी पहन के पहने। मतलब ये मुसलमानों को कहते हैं तो बिकनी पहनो, बुरका पहनो। और कर्नाटका के अंदर कहा भी इन्होंने। और फिर क्या है कि कर्नाटका के अंदर है एक कांग्रेस का लेजिस्लेटर, उसकी लड़की को एक मुस्लिम ने चाकू मार दिया लव जिहाद के चक्कर में। अपनी जो करनी है वो इनके ऊपर आ रही है और वो भुगतेंगे भी। देखिए ये शुरू से इनका ये हिसाब है, आज की बात नहीं है। मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे 2011 में इनकी मीटिंग हुई थी यासिन मलिक के साथ, उनको अपने ऑफिस में बुलाया। मतलब उनको इतनी इज्जत थी, जब पीएम मोदी आए तो उनको जेल में उनके एड़ियां रगड़ी जा रही हैं, बड़े बड़े परेशान है जेल के अंदर। ये दोनों के अंदर फर्क है। एक टेररिस्ट को अपने घर में बुलाता है, अपने ऑफिस में बुलाता है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर उसको जेल में डालता है। और फिर मैं बताऊं कि 2006 में इनकी एक स्टेटमेंट आई थी मनमोहन सिंह की। मनमोहन सिंह पीएम बनने के बाद सियाचिन गए। सियाचिन से आने के बाद इन्होंने एक स्टेटमेंट दी। इन्होंने आर्मी चीफ से कहा जी आप सियाचिन को खाली कर दो ताकि हम इसको पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दें। तो आर्मी चीफ ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाई कि हम कैसे इसको हैंड ओवर करते हैं, हमने इतना मेहनत किया, इतनी सेक्रीफाइस दिए हमने सियाचिन के ऊपर। और सियाचिन इंदिरा गांधी के टाइम में इंडिया के अंदर मर्ज हुआ था, क्योंकि उससे पहले ये इंडिपेंडेंट जगह थी, ना पाकिस्तान के अंदर ना इंडिया के अंदर। 2012 में उन्होंने फिर कोशिश की सियाचिन को पाकिस्तान को देने की, और उस टाइम के जो आर्मी चीफ थे वो फिर अकड़ गए बीच में। बाद में डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स ने कहा कि आप इसको पब्लिक कर दो, तो उन्होंने स्टेटमेंट को पब्लिक कर दिया। और उससे पहले जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट दी कि कुछ बड़ा होने वाला था। इनको था कि अगर हम सियाचिन को पाकिस्तान को दे देंगे तो पाकिस्तान शांत हो जाएगा। अगर आपको याद होगा 1999 के अंदर कारगिल हुआ था। कारगिल का क्या पर्पस था? कारगिल का पर्पस था कि अगर इन ऊंचाइयों के ऊपर पाकिस्तान के सोल्जर बैठेंगे तो सियाचिन पे जाने का रास्ता खत्म हो जाएगा, हमारी सप्लाई लाइन बंद हो जाएगी और सियाचिन पाकिस्तान को मिल जाएगा। उससे फर्क क्या पड़ता? उससे फर्क ये पड़ता कि लेह लद्दाख भी पाकिस्तान के पास चला जाता, क्योंकि वहां पे सप्लाई लाइन का दूसरा रास्ता था कोई नहीं, तो भी उनके पास चला जाता। यही मनमोहन सिंह चाहते थे, यही सोनिया गांधी चाहती थी। और फिर कश्मीर को हम बचा नहीं सकते थे। ये था कांग्रेस का एजेंडा। अब मैं आपको बताता हूँ कि पार्टीशन के टाइम क्या हुआ था। जब पार्टीशन हुआ था हिंदू मुस्लिम के ऊपर हुआ था। 4 करोड़ मुस्लिम पाकिस्तान में चले गए, वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान में, और 3.5 करोड़ मुसलमान रह गए हिंदुस्तान के अंदर, और वो भी जाने वाले थे। लेकिन नेहरू ने यूपी के चीफ मिनिस्टर को कहा कि इनको यहाँ से जाने मत दो। और जब पार्टीशन की बात हुई थी तो हुई थी यूपी और बिहार से, तो उन्होंने कहा इनको जाने मत दो, और इनको रोक लिया गया। और अगर ये चले जाते और हमारे कंट्री के अंदर सिर्फ 50 लाख के करीब मुस्लिम रह जाते तो कोई फर्क नहीं था। और पाकिस्तान की आज पॉपुलेशन होती, आज 22 करोड़ पॉपुलेशन है उनकी, पाकिस्तान की पॉपुलेशन होती कम से कम 40 करोड़। और अगर 40 करोड़ पॉपुलेशन होती पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो पाकिस्तान वैसे ही बर्बाद हो जाता, क्योंकि वो 22 करोड़ को तो खिला पिला नहीं रहा। और ये जो गलतियां की हैं, गलतियां नहीं, ये जानबूझ के गलती करते थे मुस्लिम अपीसमेंट की। और उसके बाद एक और देख लीजिएगा, 15 अगस्त 1946 के अंदर जिन्ना ने, बंगाल के चीफ मिनिस्टर, उनसे कहा कलकत्ता से आप हिंदुओं को भगा दो। उस टाइम पे कलकत्ता के अंदर 30% मुसलमान थे और 70% थे हिंदू। तो 15 अगस्त को मस्जिदों में ऐलान हो गया। ऐलान करने के बाद लोग बाहर निकल गए। बाहर निकल के उन्होंने काटमार शुरू कर दी, बच्चों को मारा, आदमियों को मारा जो सारे हिंदू थे, और औरतों को उठा के ले गए। ये तो इनका कल्चर है मुसलमानों का। और ये 2 दिन तक चलता रहा, क्योंकि पुलिस थी चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल में, तो कोई एक्शन नहीं हुआ। और उसके बाद एक गोपाल पाठक नाम का आदमी था, जो पहलवान भी था और मीट की दुकान चलाता था। उसने अपने साथ कुछ लोगों को इकट्ठा किया, उसके कुछ ग्रुप भी था, गैंग भी था उसका। 200 के करीब लोग इकट्ठे हुए। इनको एक जैन करके आदमी था, उसने इनको पैसा दिया, और इन्होंने अपने पास आर्म्स एमुनिशन रखे, लाठियां रखी। और जब मुसलमान एक जगह में आए अटैक करने, तो इन्होंने मुसलमानों को मारा। और उसके बाद कई दिन तक मुसलमानों की पिटाई होती रही।
जब हिंदू पिट रहे थे तो कोई बीच में नहीं आया, और जब मुसलमान पिटने लगे तो जो चीफ मिनिस्टर था वेस्ट बंगाल का, वो गांधी जी के पास चला गया, नेहरू के पास चला गया, और गांधी जी ने कहा कि इस लड़ाई को रोक दो, यहाँ पे पीस हो, और गांधी जी भूख हड़ताल में बैठ गए। क्योंकि गांधी जी तब बोलते थे जब हिंदू मुसलमान पिटते थे, जब कोई हिंदू पिटता था तो गांधी जी को फर्क नहीं पड़ता था, ना ही फर्क पड़ता था जवाहरलाल नेहरू को। अब मैं इस पे आपको एक और बात बताऊं कि ये आपके मऊ के अंदर आपने देखा पिछले काफी दंगे हुए, हिंदू जा रहे थे वहां पे और हिंदुओं के ऊपर अटैक किया मऊ के मुसलमानों ने। और ये जो मुसलमान थे ये पाकिस्तान जा रहे थे, पूरी तैयारी कर ली, ट्रक आ गए थे, और गांधी जी वहां पहुंच गए कि आप मत जाओ, आप यहाँ पे रहोगे तो हमें अच्छा लगेगा, और उनको रोक लिया। और वही लोग आज दंगे कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो ये कल्चर है इनका। और अगर हम सियाचिन की बात करते हैं, अगर सियाचिन पाकिस्तान के कब्जे में चला जाए तो लेह लद्दाख को पानी कौन देगा? एक नुब्रा रिवर है जो वहां से निकलती है और लेह लद्दाख में पानी जाता है। आज हमारी फोर्सेस लेह लद्दाख में खड़ी हैं चाइना के खिलाफ। अगर लेह लद्दाख पाकिस्तान के होता और चाइना के पास भी सारा एरिया था उस साइड का, तो हम टोटल घिर जाते। लेकिन मनमोहन सिंह को इससे फर्क नहीं पड़ता, न सोनिया गांधी को फर्क पड़ता है, वो तो देश को बेचना चाहते हैं। नेहरू ने कितने ब्लंडर किए, जो आपका मतलब बहुत, आप बात करिए चाइना ने कब्जा किया है अक्साई चीन के ऊपर, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का उन्होंने चाइना को दे दिया। और जब उनसे पूछा गया कि आपने इनको क्यों दिया, उनका यहाँ तो घास भी नहीं उगती। और जो गवादर पोर्ट है ये ओमान के पास था, ओमान ने ऑफर किया था इंडिया को कि आप गवादर पोर्ट ले लो। नेहरू जी बड़े जनरस थे, उन्होंने कहा जी गवादर पोर्ट हमें नहीं चाहिए, पाकिस्तान को दे दो। और इसी तरीके से म्यांमार के पास एक आइलैंड है, वो आइलैंड इंडिया के पास थी, इंडिया ने उस आइलैंड को दे दिया म्यांमार को, म्यांमार के इंडिपेंडेंस के टाइम में। और म्यांमार ने उसको दे दिया चाइना को, और आज चाइना ने वहां पे अपनी एक टेक्निकल बेस बना ली है। इसी तरीके से इन्होंने अपनी कुछ लैंड जो आपके मणिपुर के अंदर है वो दे दी म्यांमार को, और आज वहीं पे देश को तंग किया जा रहा है। मतलब पूरा का पूरा आप सोचिए कि सिटी दे दी उन्होंने म्यांमार को, इनके बाप का कुछ नहीं जाता, ये तो देश को बेचने के लिए बैठे हैं। और अब कहते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी मुसलमानों को दे दो। गांधी जी कहते थे अगर आपको मुसलमान अटैक करता है तो आप उसका जवाब मत दो, मतलब उसको वो मारता है तो मारने दो। जैसे गांधी जी की पॉलिसी ये थी, एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। भाई तुम्हें थप्पड़ खाने की आदत है तुम खाओ, हम क्यों खाएंगे? आज हम स्ट्रांग हैं, हम पहली तरह कमजोर नहीं है, क्योंकि हमको सब चीजों के ऊपर अंधेरे में रखा गया। और आज अगर हमारी आंख खुली है, मोदी ने हमारी आंख खोली है, तो कांग्रेस तिल मिला रही है। सर मैं ये कह रहा था कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी कहा, प्रधानमंत्री मोदी का कहना था कि जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है दरअसल उसमें मुस्लिम लीग की छाप है। एक तो उन्होंने ये कहा है, ये देश, ये भारत, ये घोषणा पत्र उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है, ये तो उन्होंने कहा। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा था, मेरा कहना है कि राहुल गांधी जिस प्रकार अमेरिका गए, वहां वो उन्होंने भाषण दिए, इंग्लैंड में गए वहां भाषण दिए, बेल्जियम में गए वहां भाषण दिया, भारत के खिलाफ बातें की, भारत में कहा लोकतंत्र खतरे में है, भारत में मानवाधिकार नहीं है, भारत में मीडिया की आजादी नहीं है। मतलब इतने फालतू के, मतलब इतने जहरीले इन्होंने आरोप लगाए हैं। तो अच्छा, इसके अलावा जब ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, भारत न्याय यात्रा कर रहे थे, उस दौरान भी इन्होंने बड़े उल्टे सीधे, मतलब प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या नहीं कहा। तो जो प्रधानमंत्री का कल का जो भाषण था बांसवाड़ा राजस्थान में, वो दरअसल उसकी एक प्रतिक्रिया थी। तो उन्होंने इसको पूरी तरह से, मतलब कांग्रेस को एकदम खोखला साबित कर दिया, कांग्रेस को नेकेट कर दिया एक तरह से। तो ये अब बड़े परेशान है, अब ये कह रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री मिलने का समय दें। मल्लिकार्जुन टाइम मांग रहे हैं उनसे, प्रधानमंत्री से हम मिलना चाहते हैं आपसे। आपने कहा, हमने थोड़ी कहा आपने घोषणा पत्र में ऐसा। पांडे साहब, ये गली के लोग हैं, ये गली वाले लोग हैं, इनको पीएम को अपने घर में बुलाना ही चाहिए। और दूसरी बात, आपने तो एक बात तो कह दी, एक चीज तो कह दी, राहुल यहाँ बोले इंडिया को इंसल्ट किया। साथ में राहुल गांधी किसको प्रेस कर रहे थे? राहुल गांधी चाहे यूएस के अंदर गए, चाहे लंदन में गए, चाहे यूरोप के अंदर गए, वहां पे चाइना को प्रेस कर रहे थे। कहते चाइना की डेमोक्रेसी है, क्योंकि चाइना ने फोर्ड फाउंडेशन के अंदर बहुत सा पैसा दिया हुआ है, और चाइनीज एम्बेसी ने भी फोर्ड फाउंडेशन में पैसा दिया।
और राहुल गांधी चाइना के पीएलए की गोद में बैठ करके मंदिरों के दर्शन किए उन्होंने तिब्बत के अंदर। तो ये बिके हुए आदमी है। जिस तरीके से देश का की बात करते हैं, अभी एक और बात आ रही थी कि मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तो बहुत सा पैसा उन्होंने जो बहुत सी पैसा उन्होंने सोनिया गांधी को ट्रांसफर किया, राजीव गांधी फाउंडेशन में ट्रांसफर किया। और वह पैसा किसका था? पैसा था देश का, पैसा था हमारा, पैसा था आपका। और आप देखिए साउथ के अंदर जो टेम्पल्स के अंदर, चाहे आपका केरला हो चाहे तमिलनाडु हो, यहाँ पे जो पैसा इकट्ठा होता है वो पैसा चला जाता है मुसलमानों के इम्प्रूवमेंट के लिए। हिंदू टेम्पल का पैसा जाता है मुसलमान को, और कोई अगर मुसलमान की मस्जिद में पैसा हो तो वो खर्चा करते हैं हिंदुओं को कत्ल करने में। और आप देखिए अफगानिस्तान के अंदर क्या है कि अफगानिस्तान के अंदर कई ग्रुप्स हैं, पश्तो है, फिर ताजिक हैं, सब कुछ। तो ये ग्रुप आपस में अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं है, इनका आपस में मिक्सेशन नहीं होता और इनको अलग अलग तरीके से रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे मुसलमानों को हमारा हक दिए जा रहे हैं, इस देश के जो हिंदू हैं उनका हक दिया जा रहा है। मैं एक चैनल में देख रहा था, एक लेडी से पूछ रही थी, एक लेडी जर्नलिस्ट, कि आपने किसको वोट दिया? कहते जी तेजस्वी को दिया। कहते क्यों दिया? कहते क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। तो कहते आपके फैमिली में कौन लोग हैं? कहते मेरे 10 बच्चे हैं, साथ उसकी माँ खड़ी थी। तो उससे बात हुई तो वो कहती कि मैं इसकी माँ हूँ और मेरे 8 बच्चे थे। तो ये काम कर रहे हैं। कहते आप लोगों के तो 2-3 बच्चे होते हैं, हम तो 10-10 करते हैं। अगर इनको कंट्रोल ना किया गया, इनके साथ साथ कांग्रेस को कंट्रोल ना किया गया, तो हमें फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। करना तो पड़ेगा, नहीं तो इंडिया के अंदर हो सकता है सिविल वॉर जैसी सिचुएशन डेवलप हो जाए फ्यूचर के अंदर, और मोदी उसी को रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बात यह है सर, ये जो राहुल गांधी वगैरह का जो भाषण है, उधर ममता बनर्जी भी कम नहीं है खैर इस मामले में। राहुल गांधी वगैरह जिस प्रकार अब सरकार नेक्स्ट, जैसे मोदी साहब ने कहा था कि हम नेक्स्ट जो मेरा कार्यकाल होगा, तीसरा ये जो कार्यकाल होगा, इसमें हम 2-3 सख्त से सख्त कानून लाएंगे। कुछ उन्होंने कहा था कि नया करेंगे, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। तो ये उस चीज से घबराए हुए हैं, इनको लग रहा है कहीं एनआरसी लागू न कर दे, कोई बड़ा काम न कर दे। तो ये जो है ना, इनका सारा वो है। आज भी जो कांग्रेस से जो लोग निकल रहे हैं बाहर, गौरव वल्लभ वगैरह जितने कांग्रेस से नेता निकले हैं, वो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस अभी भी फूल्स पैराडाइज में जी रही है। कांग्रेस को पता ही नहीं है वो क्या क्या कर रही है। कांग्रेस के जो नेता है, नीति निर्धारक है, ये लेफ्टिस्ट, पूरे लेफ्ट लॉबी जो है कांग्रेस में हावी हो गई है। देखिए इनका जो एजेंडा है ना, हावी की बात अलग छोड़िए, इनका अपना एजेंडा वही है। क्योंकि एजेंडा इनका वही है जो लेफ्टिस्ट का है, या आपके नक्सलाइट का एजेंडा है, या अर्बन नक्सलाइट का एजेंडा है। जैसे केजरीवाल अर्बन नक्सलाइट है, ये भी हिंदुओं को टारगेट करते हैं, नक्सलाइट भी हिंदुओं को टारगेट करते हैं, और कम्युनिस्ट भी हिंदुओं को टारगेट करते हैं, और कांग्रेस भी हिंदुओं को टारगेट कर रही है। तो इनका सबका एजेंडा सेम है, हिंदुओं को टारगेट करना, देश को तोड़ना। क्योंकि इनको देश से कोई मतलब नहीं है, इनकी अपनी जेब भर जाए, इनके बच्चे खुश रहें। देख पूरे बॉलीवुड पे आपके इस्लामिस्ट और कम्युनिस्टों का कब्जा था कुछ साल पहले। तो इसी तरीके से इन्होंने पूरे सिस्टम पे कंट्रोल कर रखा था। इवन आपके सोशल मीडिया पे इनका कंट्रोल था, और अब सोशल मीडिया पे कंट्रोल इनका हट चुका है, और वहां पे जो नेशनलिस्ट है उनका कंट्रोल आ गया। इसी तरीके से बॉलीवुड के ऊपर भी धीरे धीरे जो नेशनलिस्ट है उनका कंट्रोल आ रहा है, और इसी तरीके से बाकी जगह में सुधार हो रहा है। मुझे लगता है कि जब तीसरा टेन्योर आएगा पीएम मोदी का, तो यहाँ पे बड़े बड़े काम किए जाएंगे। एनआरसी लाया जाएगा, एक लॉ लाया जाएगा हिंदू और मुस्लिम के लिए। जैसे पीएम मोदी ने कहा कि अब हमने जो कुछ अभी तक किया है वो किया है, सिर्फ आप समझिए कि स्टार्टर्स है। मेन खाना तो भी वापस आगे आएगा, और मेन खाना आएगा और कांग्रेस हारेगी और बीजेपी जीतेगी। तो आपके जो एजेंडे हैं कांग्रेस के वो फेल होंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। और जो यहाँ के टेररिस्ट थे जिनसे पीएम मोदी बात करते थे, वो जेल में धरे रह जाएंगे। यही होगा आगे अगले साल के अंदर, आप देखिएगा। बिल्कुल ठीक कहा सर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस जो मुसलमानों के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रही है, हम संपत्ति का बंटवारा करके उनको देंगे, या इस तरह की बात उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कही है, जिसको लेकर बड़ा नाराजगी है लोगों के अंदर। कांग्रेस के कार्यकाल में सच्चर कमेटी गठित हुई थी मुसलमानों के ये जानने के लिए कि उनकी क्या स्थिति है। कांग्रेस के कार्यकाल में राजेंद्र सच्चर जस्टिस थे उनकी अध्यक्षता में। उसमें ये पाया गया, जिसमें ये पाया गया कि देश में मुसलमानों की हालत सबसे खराब है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा खराब है। तो कांग्रेस के शासन में जब मुसलमानों की स्थिति इतनी खराब रही, 60 साल तक कांग्रेस ने शासन किया, 60, 62, 63 साल, और आज ये इस तरह से लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम संपत्ति में बंटवारा कर देंगे, और जब इनको जवाब मिलता है तो ये तिलमिलाने लगते हैं। ये इनकी हिपोक्रेसी तो है।
बिल्कुल, करना ही कुछ नहीं है सर। ठीक है सर, बातचीत अच्छी रही, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार, जय हिंद सर। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।